हेलो वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका क्रैक प्लस 2 में। तो हम लोग पहला वीडियो देख लिए हैं इसका, वो भगत सिंह का लेखक परिचय था। छठा अध्याय अभी चल रहा है, तो उसका पहला पार्ट मैंने डाल दिया लेखक परिचय के रूप में, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ये अगली वीडियो आएगी जिसमें हम इस पार्ट का वर्णन करेंगे। तो ये क्या है, ये एक पत्र लेखन है और ये एक निबंध भी है। तो इसका दो भाग है। पहले तो विद्यार्थी और राजनीति के बारे में भगत सिंह ने कुछ लिखा है, उसके बाद ये दूसरा भाग में सुखदेव को जो पत्र लिखे वो है। तो वीडियो का दोनों भाग हम लोग देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसका क्या है। तो क्वेश्चन पहले 2-3 देख लेते हैं। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? और भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। तो पहले हम यही दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए और भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? तो ये आपको मिल जाएगा इसी में, पेज नंबर 1 में मिल जाएगा, एक लेख और एक पत्र में। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप पेंसिल और बुक लेके, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी सही नहीं भी लगे तो आप अपने पास अपना बुक रखेंगे। मैं जो लाइन पढ़ रहा हूँ आप उसको साथ साथ पेंसिल चलाते जाएंगे। मैं जहाँ बोलूँगा आपको उसको अंडरलाइन करना और साथ साथ आपको भी पढ़ना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा, विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, भाग क्यों लेना चाहिए और भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएँ हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले विद्यार्थी और राजनीति। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान यानी विद्यार्थी राजनीति या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लें। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूल कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहाँ भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि कॉलेज में दाखिल होने से पहले विद्यार्थी को एक जगह पे सिग्नेचर करना पड़ता था कि हम इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि हम पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे, और अगर हम लेते हैं तो फिर हमारा एडमिशन मतलब नाम रद्द कर दिया जाएगा कॉलेज से, ये कहना चाहा है। और वहाँ जो कुछ दिन पहले जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन मतलब विद्यार्थी का जो संगठन होता है उसमें विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था, वहाँ सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वरचंद नंदा ने इस बात पर जोर दिया था कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो आपको सबसे पहले अंडरलाइन करना है यहाँ से, सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वरचंद नंदा ने जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इस चीज़ को आपको अंडरलाइन करना है। अब आगे देखते हैं। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है, इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है। विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता, उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़कर ही निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठने के सिवा कोई चारा नहीं होता। ये भगत सिंह बोल रहे हैं इतना बात। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, मतलब युवा ही देश के भविष्य होते हैं ना, युवा और युवती, तो जिनको हाथ में बागडोर लेनी है उन्हें ही राजनीति से दूर रखा जाता है, उन्हें आज के अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इससे जो परिणाम निकलेगा वो हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? ये बोल रहे हैं पढ़ना तो जरूरी है ही, लेकिन देश का जो परिस्थिति है उसका ज्ञान होना भी जरूरी है और उसको सुधार करने का उपाय सोचना भी जरूरी है और उस योग्य बनना भी जरूरी है। हमारे जीवन में हम 24 घंटा पढ़ाई तो नहीं कर सकते हैं, बाकी समय में तो हम और परिस्थिति पे ध्यान तो दे ही सकते हैं। यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे और कोई जॉब पकड़ लिया, ऐसा नहीं। अपने देश को भी जानना है, अपने देश के उपाय में जो मतलब जैसे अभी तो प्रधानमंत्री लोग देश को देखते हैं, लेकिन हम युवा भी तो आगे चल के देश को संभाल सकते हैं। तो हमें भी अपने देश के सुधार के उपायों की बात सोचनी है। ये बात भगत सिंह बोल रहे हैं। ऐसी शिक्षा की ज़रूरत ही क्या है? कुछ ज़्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न लो। मतलब कुछ लोग इतने चालाक हैं कि इस बात को भी रख देते हैं और साथ ही साथ ये भी बोल देते हैं कि पढ़ो ही, दूसरे कामों में हिस्सा मत लो, तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फ़ायदेमंद साबित होगे। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग प्रिंस क्रोपोटकिन पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे यह कौन सी पुस्तक है, और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोल पड़ा, प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है और वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा ज़रूरी था। मतलब ये आपको अंडरलाइन करना है, प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे, यहाँ तक।
प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा और उसने फिर कहा ये रूसी सज्जन थे। बस रूसी का टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता, अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है। ऐसी स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ। क्या यह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं। सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी। तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं। कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराज़गी का ही हुआ ना। क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं, पशु हैं, पेट के गुलाम हैं, तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़ें। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन से देश की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे। क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में ऐसे लोग निकल पाएंगे। मतलब जो लोग अब बड़े हो चुके हैं, जिनका फैमिली है, जो दुनियादारी में फंसे हुए हैं, तो क्या वो देश सेवा कर पाएंगे। क्या वो देश में पनप रही समस्या को दूर कर पा रहे हैं। इतना यहाँ से लेके यहाँ तक यही बात बोला गया भगत सिंह के द्वारा कि कई देशों में जगह जगह अलग अलग पाठ पढ़ाया जाता है। कई डाकू, कोई विदेशी डाकू हैं, पेट के गुलाम हैं। तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़ेंगे। विद्यार्थी के बारे में ये गहरा चिंतन कर रहे हैं। या तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हों, और जंजालों में पढ़ने से पहले विद्यार्थी और नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोटा न लगाया हो। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी। तब हमारे उपदेशक कहाँ थे जो उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो। आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वैसे ही मूर्ख रह जाएंगे। सभी देशों को आज़ाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे। नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की ज़रूरत है। वे पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें, और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपना जीवन इसी काम में लगा दें। अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दें, वरन बचने का कोई उपाय नज़र नहीं आता। तो विद्यार्थी और राजनीति में ऐसा बोला है भगत सिंह ने। तो ये तो हो गया लेख, ये हो गया लेख। अब एक पत्र, ये आप जानते हैं इसका ये विधा है, इसका नाम है एक लेख और एक पत्र। तो ये एक लेख था विद्यार्थी और राजनीति पर। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप मैं जहाँ लिखा गया है ना, इसमें भगत सिंह जहाँ बोले हैं मैंने ऐसा किया, विद्यार्थियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप उस ये वाला भी लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में आएगा कि विद्यार्थी और राजनीति पर निबंध लिखें या लेख लिखें, तो आप ये भी लिख सकते हैं आराम से, ये लेख ही है। उसके बाद देखते हैं अब पत्र, सुखदेव के नाम पत्र। अब सुखदेव को ये लिख रहे हैं, वह भी क्रांतिकारी थे, ये भी क्रांतिकारी थे, दोनों आपस में मित्र थे। तो ये लिखे, प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। ये जेल से पत्र लिख रहे हैं राजगुरु सुखदेव को। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। जैसे कि मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय में, मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बाहर आप इसके इस कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचार में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं, और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। मतलब ये अभी तक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैं जिस चीज़ को बाहर में अनुभव करता था उसका अब कोई मायने नहीं रह गया, और आप जिस चीज़ को जेल के अंदर अनुभव करते थे उसका बाहर कोई मायने नहीं रह गया है। अब आगे देखते हैं। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली प्रकार याद है। मतलब एक बार इन्होंने सुखदेव के साथ आत्महत्या के बारे में, सुसाइड के बारे में डिस्कशन किए थे कि क्या सुसाइड करना उचित हो सकता है, तो वो उसका विरोध कर दिए थे। वो बोले थे नहीं ये कभी भी उचित नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली प्रकार याद है। हमारी यह बात शहनशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। मतलब ये एक तरह का कायरता का ही काम हुआ। लाइफ में मरना तो एक दिन है ही, मरने से तो आप बच नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अमर हैं जो आप जानबूझ के सुसाइड कर रहे हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गया हमारे लाइफ में, या हमें कहीं पे रिजल्ट में नंबर कम आ गए, तो बहुत स्टूडेंट्स इस बात से आहत हो पाते, अपने आप को रोक नहीं पाते और एक गलत कदम उठा लेते हैं।
तो वैसा आपको नहीं करना है। लाइफ में तो सुख है तो दुख भी होगा, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्व भी आप कर पाएंगे उसको, लेकिन आपको अपने रूप में डटे रहना। आपको कहीं पे जाना नहीं है क्या कि हम इस दुनिया को ही छोड़ देंगे चले जाएंगे, ऐसा भगत सिंह बोल रहे हैं। और अगर आप इस बारे में अच्छे से सोच सकते हैं कि क्या ये सच में गलत है, तो परीक्षा में अगर क्वेश्चन आएगा कि आत्महत्या करना क्यों अनुचित है, तो आप उस बारे में लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं ये क्यों बोल रहे हैं। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है, परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में वही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। मतलब पहले भगत सिंह घृणित नहीं मानते थे, लेकिन जब इन्होंने अपनी परिस्थिति देखी, सब कुछ सहा, तो फिर ये सोचे कि आप आत्महत्या उचित नहीं है, वो एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का अर्थ है। मतलब जो आत्महत्या करते हैं उनसे बड़ा कायर दुनिया में कोई नहीं है। ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम क्या आया, डर के मारे दुनिया को छोड़ के भाग गए, तो ये करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लाइफ है, लाइफ में तो एक के बाद एक प्रॉब्लम आएंगी ही, उसको आपको सॉल्व करना। अगर आप डटे रहेंगे लाइफ के पिच पर, तो आपको आउट कोई नहीं कर सकता है। आज आप अपने लाइफ में अनुभव भी किए होंगे, जो प्रॉब्लम आपको कभी होता होगा बहुत पहले, तो वो बाद में आपको एक समय के बाद जब वो दिन बीत जाते हैं, समय आगे बढ़ जाता, तो आपको लगता होगा वो प्रॉब्लम का तो कोई मायने ही नहीं था, वो तो एक छोटा सा प्रॉब्लम था। लेकिन जब आप प्रेजेंट में उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो वो बहुत बड़ा लगता है। जैसे ही समय बीत जाता है या लाइफ में थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, तो आपने ये ज़रूर फेस किया होगा कि वो प्रॉब्लम बाद में आपको छोटी सी लगती है। जैसे आपने जब आप शायद आप 10th का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब आप 10th में पढ़ते थे, उस समय आपको 10th का एग्ज़ाम देना भी भारी लगता था। आप सोचते थे मैं फेल कर जाऊँगा। हो सकता है आप पास कर गए हों, या हो सकता है फेल भी किए हों, लेकिन दोबारा देके पास कर गए, तो आपको पहले जिस समय अनुभव हो रहा मैं फेल हो गया, मुझे नंबर कम आ गया, तो बाद में आपको ऐसा लगा कि वो तो छोटी सी बात थी, मैंने तो एग्ज़ाम देके अपना एग्ज़ाम दोबारा दिया और अच्छे नंबरों से पास भी किया। तो अगर 10th और 12th का रिजल्ट इतना ही मायने रखता, तो जो बहुत विद्यार्थी इसमें पास नहीं कर पाते। बहुत लोग तो पास भी करते हैं, लेकिन वो अच्छे से पढ़ते हैं तो पास भी करते हैं। जरूरी नहीं रिजल्ट ख़राब हुआ तो बहुत लोग सुसाइड ही कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए, वो कायरता का काम है। ये भगत सिंह कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं। क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को भी उचित नहीं ठहरा सकता। मतलब क्रांतिकारी कहे तो क्या कहे, कोई भी मनुष्य आत्महत्या को कभी भी उचित नहीं ठहरा सकता। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच समझ कर कितना प्यार किया था। मैं ये समझता हूँ कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। अब वह समय है जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाएं। दूसरी बात यह है कि यही वह अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। ये तो जेल में थे, ये सोचे मेरे गुरु सुखदेव जो हैं तो वो तो कर ही देंगे, मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, भाई भी हैं, तो वो तो बाहर ही हैं, वो तो मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे। जेल से वो पत्र लिखे थे सुखदेव को। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था, मतलब असेंबली जो चल रही थी संसद की, वहाँ पे उन्होंने बम फेंक दिया था। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल हुए हैं। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदिशों की दशा अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूँ कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का तो न ज्ञान था, न हमें विचार सूझता था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार ही थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। मतलब प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए, मतलब देश के लिए, अगर किसी काम में भी आपका जान चला भी जाता है तो वो तो आत्महत्या नहीं हुई। उसके लिए आत्महत्या कदापि, जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। मतलब अगर देश की सेवा में आपने अपना प्राण भी न्यौछावर कर दिया तो आत्महत्या नहीं कही जा सकती। हमारे मित्र श्री यतीन्द्र दास तो आपको अंडरलाइन करना, हमारे मित्र श्री यतीन्द्र नाथ दास इसके मित्र थे, कि मृत्यु तो स्पृहणीय है, क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु। बिल्कुल सही बात कही है भगत सिंह ने। अगर आप आत्महत्या करते हो उससे अच्छा आप देश सेवा के लिए आ जाइए, देश की सेवा कीजिए। मरना तो आपको वैसे भी है ही, लेकिन अगर आप देश सेवा करते मरेंगे तो वो कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती, वो कदापि आप कायर नहीं कहलाएंगे, आपका नाम होगा आगे चल के। तो इस प्रकार के संघर्ष से मरना एक आदर्श मृत्यु है। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्युदंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सज़ा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। मैं और आप, वरन मैं कहूँगा हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया है।
हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता ही है, मतलब कि अभी तक उतना बड़ा कष्ट हम लोगों ने सहन नहीं किया, अभी तो शुरुआत है, अभी तो और हम लोगों को झेलना है, ये बोल रहे हैं। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वो हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, और परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं। यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को, जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं, एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। यानी है तो वो जेल में ही, उसको तो याद आते रहेगा कि हम किस कारण से जेल गए, क्यों मुझे ये सज़ा मिली। तो अपने मतलब अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन मतलब होता है उसका चिंतन करना, उसके बारे में सोचना कि हम ऐसा क्यों किए। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है, और जेलें ही ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। मतलब ये रूसी क्रांति का बात कर रहे हैं। जब रूस में क्रांति हुई थी तो जो जार निकोलस था उसका तख्ता उलटना, मतलब उसको शासन से हटाना, जेलों के संबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय से पूर्णतया परिचित हों और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हों? केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेना या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। जिस काम को आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप उसको कर दीजिए। यह कह देना कि दूसरा है ही इस काम को करने के लिए तो मैं क्यों करूं? अगर वो काम सर्वथा उचित है और वो काम जल्दी से होना सही है तो आप ही उसको कर दीजिए, अगर आप उसको कर सकते हैं तो। ऐसा भगत सिंह कह रहे हैं। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने को अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सब से पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या ना समझ। वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते क्योंकि आप उनसे बहुत ऊँचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदीगृह का वह जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? संभवतः आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर साधारणतः निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों से सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते हैं। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। मतलब कि अगर आप कोई आंदोलन करना उचित है, मतलब इस वाक्यांश से यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई आंदोलन करना उचित है और आप उसे ये समझते हैं कि जेल के बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से बचना चाहते हैं, मतलब आप कोई भी काम करने से बचना चाहते हैं, तो उसका मतलब तो वही हुआ कि आप किसी और पे छोड़ रहे हैं काम को कि वो कर ही सकता तो मैं क्यों करूँ। हम आंदोलन से बचना चाहते हैं इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदीगृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी आपके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। सही बात है, अगर आप 14 वर्ष तक जेल में हैं और उसके पश्चात किसी व्यक्ति से आप उस व्यक्ति से ये आशा उम्मीद रखेंगे कि उसके विचार वही होंगे जो जेल से पहले थे, तो ये असंभव है, क्योंकि 14 वर्ष तक वो जेल में रहे और उसके बाद उनका विचार 14 वर्ष के अंदर तो बदल भी सकता है। तो जेल के अनुसार उनका विचार होगा, जेल में जैसे कैदियों से मिलेंगे, जिस तरह उनका उठना बैठना होगा उस तरह उनका विचार बनेगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था?
मतलब कि क्या जेल से बाहर जब हम लोग थे तो वैसा वातावरण था, हम लोगों की तरह कोई मतलब हम लोगों की बात समझता था, सुनता था, कोई भी उचित काम को करने के लिए उठ खड़ा होता था हम लोगों के सिवाय? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। मैं तो ये कहूँगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति नहीं, एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए। उनमें एक मार्क्स भी एक था। मार्क्स कहाँ का था? यूरोप का। यूरोप एक महादेश है, जैसे हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, यूरोप भी एक महादेश है। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निस्संदेह कुछ समय तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ था। मैंने यानी और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। निस्संदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में लिया है तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या करने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। मतलब कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जिस काम को हाथ में लिया है, मतलब देश को आज़ाद कराने का या फिर अंग्रेज़ों को परेशान करने का जो निर्णय हम लोगों ने लिया है उसको जारी रखना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अब देखते हैं। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। क्या ये परिस्थितियाँ असीम परीक्षा युक्त न थी? फिर अपने आंदोलन में प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था? मतलब ये लोग जो इनके साथ आए थे कि हम भी तुम्हारे साथ क्रांति करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ देश को मतलब आज़ाद करने में मतलब योगदान देंगे, जो अपने आप को महान क्रांतिकारी कहते थे, वो भी इनको आधे रास्ते में छोड़कर चले गए। मतलब कहने का मतलब है वो उन्होंने परिस्थितियों से वो लोग डर गए, अंग्रेज़ों की यातनाओं से डर गए। क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों से दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? यदि वाकुनिक ने जो आपके सोच समान विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान है और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई कह नहीं सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली। आप इसको अंडरलाइन करिए, हो सकता है 100% व्याख्या में ये पूछ दे। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ तक। क्या आपको याद है कि जब इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावशाली विष भी रखा जाना चाहिए, जो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। आप इस विचार से ही घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ? यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियाँ भी नहीं है। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। मतलब हो सकता है ये जो सुखदेव को पत्र लिख रहे हैं, सुखदेव ने आत्महत्या करने के बारे में सोचा था, तो ये उनको लिख रहे हैं कि आप आत्महत्या करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक वही हुआ, मतलब कि किसी चीज़ के लिए कुछ गिफ्ट देना या पुरस्कार देना, अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। अतः हमें जीवन में मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति में सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारी ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता को की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं, विशेषकर मेरे जैसे भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है। किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ। आशा है आप इसे अनुमति देंगे कि मैं आपसे यह बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। अब मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी।
हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी ही। इस पर वह मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतः अवगत हैं, इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने में, बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और समाधान का स्वागत कर सकता हूँ जब उसका प्रभाव स्थायी हो और देश के लोगों के हृदयों में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए, बस यही, इससे कुछ अधिक नहीं। मतलब भगत सिंह ने कहा है कि जब देश का हम लोगों का इच्छा पूरा हो जाए, मतलब कि जब भी यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तब हमें फांसी दे दी जाए। तो इनका इच्छा है कि फांसी दे दिया भी जाए तो लोगों के दिल में तो हम लोग रहेंगे। लोगों को तो ये लगेगा कि एक 14 से 15 साल का लड़का क्रांतिकारी में कूदा और उसके बाद 24 साल के होते तो उनको फांसी भी पड़ गई और अपना जीवन का मतलब 25% भाग ही वो जिए। अगर आप देखें तो 100 वर्ष तो उस समय लोग जीते थे, 90 से 100 वर्ष, लेकिन ये 25 साल में ही अपना ज़िंदगी ख़त्म कर लिए। मतलब सुसाइड तो नहीं किए लेकिन देश के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। तो इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए युवाओं को कि कैसे देश में कोई भी तरह की समस्या है तो उसको दूर करने के लिए सिर्फ देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिम्मेदार नहीं है। हम युवा भी देश का भविष्य हैं, हमें भी देश के आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो ये तो पार्ट यहीं पर ख़त्म हो रहा है चैप्टर। तो आप इसका क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है जहाँ तक बना सकते हैं। उसके बाद मैं टेलीग्राम पे या आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं ग्रुप से, तो व्हाट्सएप पे भी मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, आप पीडीएफ दे दूँगा, आप पीडीएफ से इसका आंसर लिख सकते हैं। आप एक फेयर कॉपी बना लें और आप उसमें लिखें। तो इसमें वीवीआई कौन कौन सा क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बता दूँगा पीडीएफ में ही। मैं पीडीएफ में जितना क्वेश्चन दूँगा वो सारा वीवीआई ही होगा। और ये अंत में कुछ थोड़ा सा दिया गया इस चैप्टर के बारे में। उसके बाद कुछ शब्द निधि है। स्प्रेरणीय का अर्थ होता है जिसकी कामना की जाए। फलीभूत होता है सफल। सर्वव्यापी होता है जो हर जगह व्याप्त है, मतलब हर जगह जो मौजूद हो। नितांत मतलब होता है बिल्कुल। और पारितोषिक होता है पुरस्कार, यानी किसी चीज़ के लिए दिया गया गिफ्ट। फानी होता है विलुप्त हो जाने वाली। तो ये चैप्टर 6 था। अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे कि 4, 5 और 6 अध्याय से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आपके 12th के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। जैसे आज मैंने भगत सिंह का चैप्टर पढ़ा है तो भगत सिंह से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो सब क्वेश्चन आपको जो पूछा गया वो तो एकदम आपको तैयार ही कर लेना है, और जो नहीं पूछा गया वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और हिंदी में थोड़ा सा वीडियो लंबी आती है, 25 मिनट 30 मिनट की वीडियो होती है, तो आप आराम से सारा काम कंप्लीट करके वीडियो को देखने के लिए बैठें। बीच में अगर आप वीडियो से उठ जाते हैं या कहीं चले जाते हैं तो हो सकता है आप समझ नहीं पाए उस बात को। तो आप सारा काम कंप्लीट करके जब भी बैठें वीडियो देखने के लिए, कंप्लीट करके काम आप बैठें आके, और आधा घंटा 1 घंटा हिंदी में दें ज़रूर। आपको अच्छा नंबर अगर लाना है, 80+ लाना है, तो आपको 1 घंटा डेली 1 से 2 महीने तक आपको देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। अभी 6 अध्याय हो गया, यानी कि आपका आधा बुक ख़त्म हो गया है कहानी का। जब हम कविता शुरू करेंगे तो उसको भी देखेंगे, यानी कि आपका 25% ख़त्म हो गया है कहानी का और कविता का मिला के। 50% कविता आपके बुक में और 50% कहानी है, जिसमें से कहानी का आधा भाग ख़त्म हो गया, यानी बुक का 25% कंप्लीट हो गया है। अब अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी 4, 5 और 6 चैप्टर पर कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।